अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने शो पे आपको मुख्तलिफ सीईओ से तो मिलवाते ही हैं, उनके बिजनेस के बारे में भी बताते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से सीईओ बने, किस तरह से एंटरप्रेन्योर बने, किस तरह से फाउंडर बने और उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आई जिनको फेस करने के बाद वो इस मकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो भी बिज़नेस है, उसके कोई ना कोई मसाइल ज़रूर होते हैं और अगर इस वक़्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट देखी जाए तो उसके हिसाब से हर बिजनेस में कोई ना कोई टर्मोइल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं जो कि वो एक्सपर्ट्स जिनका अपना बिजनेस कई सदियों से चल रहे हैं और वो ना सिर्फ अपना बिजनेस रन कर रहे हैं बल्कि बहुत सारी एसोसिएशंस को भी हेड कर रहे हैं, उनसे ये राय लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आईटी की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, पूरी दुनिया में इस वक्त गलबा पा चुकी हैं ये 2-3 फील्ड्स। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी हैं, जिसमें रेक्टिफिकेशन होना ज़रूरी है और उसके लिए जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो ना सिर्फ सीईओ और फाउंडर हैं, बल्कि उनका अपनी एक एसोसिएशन भी है, उसको भी वो हेड कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान में आईटी और वो तमाम मसाइल के बारे में बात कर सकें और उनकी बात जो है उन इदारों तक पहुँच सके जहाँ पर इन मसाइल को प्रॉपर्ली हल किया जा सकता है। हमारे साथ मिस्टर काशिफ इफ्तिखार मौजूद हैं जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस के। उसके साथ ही साथ वो चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तान टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। आपने इतनी सारी मसरूफियात में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला है। लेकिन सबसे पहले तो मैं मिस्टर काशिफ ये चाहूँगी कि आपकी जो जर्नी है, उसके बारे में मैं जानूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इंस्पायर भी होते हैं, बहुत सारे चेयरमैन, सीईओज़, फाउंडर्स से। आपने कब ब्रेन्स आईटी just बनाए एंड हाउ डिड इट फॉर्मुलेट? आपका क्या आइडिया था और कब ये सक्सेसफुल? जी, शुक्रिया आपने मौका दिया। एक्चुअली मेरा जो करियर है वो स्टार्ट हुआ है अब सऊदी अरेबिया से। आई एम बाय मतलब मेरी टोटल एजुकेशन सऊदीया से है। ओके। मेरे फादर वहाँ रहे एंड ही स्पेंट ओवर देयर मोर देन 40 इयर्स। तो जब मैंने एजुकेशन वहाँ पूरी की तो डिसाइडेड कि मुझे पाकिस्तान जाना है। आई वाज़ वेरी पैट्रियोटिक एंड आई एम पैट्रियोटिक। माशाल्लाह। जी, तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे अपने मुल्क के लिए काम करना है। तो मैं सिर्फ ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस का फाउंडर नहीं हूँ, मैं पंजाब के अंदर वो बंदा हूँ जिसने एज़ ए फाउंडर आईटी स्किल्स टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया था 1988 में, 88-89 में। और 88-89 में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये। जी, कॉन्सेप्ट नहीं था, लोग आते थे, पूछते थे कि ये क्या कंप्यूटर क्या होता है? मतलब पाकिस्तान में उसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उस वक़्त बहुत टीम को बिल्डअप किया और मुश्किलात भी आईं, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और वो बिल्डअप करने के बाद फिर एक निज़ाम को पंजाब के अंदर इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर तकरीबन 6-7 सालों के बाद ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस की बुनियाद रख दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अब 4 ब्रांचेज़ हैं। ऑल ओवर पंजाब हम लोग उसको कर रहे हैं और कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जो हमारे पास ही हैं। जैसे हमारी मॉलिपेयरिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमने सबसे पहले लॉन्च की थी। तो हमें ये एज़ाज़ हासिल है, बेसिकली मेरा विज़न ये रहा है कि और कॉन्सेप्ट भी यही है और हमारा स्लोगन भी है कि एक तो हमारा स्लोगन है मुनासिब फ़ीस बेहतरीन तालीम। और आज बड़ा इम्पोर्टेंट है हाँ आजकल आईटी वगैरह की तो फीस ही बहुत ज़्यादा होती जी, हमारी नहीं है ऐसी। हम लोग क्योंकि शुरू से सोच ही खिदमत की थी और आज इतने मुश्किल दौर 2024 में भी इसको कायम रखे हुए हैं। तो बहुत बड़ा एक फ़र्क है हमारा और मार्केट का जो स्टिल कायम रखे हुए हैं। मतलब ब्रेन्स आज एक ब्रांड नेम बन गया हुआ है। तो हम जो चाहें हमें मार्केट में पब्लिक देगी। लेकिन पॉलिसी नहीं है, सोच नहीं है ये। इसलिए हमें ये बेसिकली बनाई ही हमने गरीबों के लिए, मीडियोक्र्स के लिए। तो दे एवरीबॉडी इज़ वेलकम बहरहाल। जो भी करना लेकिन जी। चाहें बट यू हैव कि वो लोग लेकिन अब अभी ना वो लोग जो बेचारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ना चाहते हैं और वो बाहर बिल्डिंग्स को खड़े होकर हसरत से देखते हैं और कहते हैं यार फीस बहुत ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बेसिक हमारा विजन था विद ए प्लस ग्रेड कि हम उसको कायम रखें और उसको इंट्रोड्यूस करें। दूसरी चीज़ ये थी कि जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज़ है मोबाइल्स की हुँ। और वो जब लॉन्च हुई थी आज से 25-30 साल पहले, तो उस वक़्त दौर था नोकिया का और 3310 का। हाँ, तो हमने उसके बाद ही इसको इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया था रेवोल्यूशन। पंजाब में। हाँ जी, कि इसकी रिपेयरिंग भी चाहिए बच्चों को, तो टेक्निकल एजुकेशन में भी इसको एंटर कर दिया। फिर हम लोग एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी करवा रहे हैं, जो बहुत रेयर है, हमारे पास ही है और पब्लिक को नहीं पता और वो है ईएफआई। क्योंकि असल तो चीज़ है अवाम की खिदमत करना। हाँ। देखें और तीसरी बात ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा स्लोगन है कि हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। ये हमने एक स्लोगन बनाया हुआ है, क्योंकि पढ़ने में और सीखने में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल स्किल्स प्रैक्टिकल नॉलेज में और बुकिश नॉलेज का ज़मीन आसमान। स्किल्स सीखी जाती हैं, वो पढ़ी नहीं जाती। तो वो जो ईएफआई है गाड़ियों का सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग,
वो भी हम करवाते हैं, जिससे बच्चों को हुनर मिलता है और पूरे फिर दुनिया में बचे जाते हैं। खास तौर पे मिडल ईस्ट में बहुत काम है। मिडिल ईस्ट में, यूरोप में इतना काम है कि अगर आपको यहाँ से सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी का थोड़ा-सा आइडिया हो, आप अपने सॉफ्टवेयर भी लोग डेवलप करते हैं और गाड़ियों को ऑटोमैटिकली ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन उन गाड़ियों के अंदर ईसीयू है, इंजन कंट्रोल यूनिट है उसका, जिसे आप कंप्यूटर बोलते हैं। तो आपकी तमाम गाड़ी का निज़ाम वहीं से ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, या अगर एयर बैग खुलना है तो उसी को ही सेंसर बताता है कि कुछ हो गया है तो एयर बैग ओपन कर दो। तो वो ईसीयू ही आगे करता है, तो गेम ही ईसीयू की है। तो वो भी हम देते हैं, तो ये मेरा ख़्याल है कि सबको करना चाहिए ऑल ओवर, कि इस वक़्त जो है वो स्किल्स एक बहुत बड़ा रोल अख्तियार कर बैठा है। आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने जब अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने जब बजट पेश किया तो उन्होंने ओपन कहा है ऑन एयर कि जी हमारे नौजवानों को क्या ज़रूरत है जॉब्स करने की। तो जब मीडिया ने पूछा, सवाल किया, तो साथ ही जवाब दिया, उसने कहा वो तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो तो आईटी की फील्ड में है, तो उनको क्या ज़रूरत है। अल्टीमेटली फिर अगले दिन मुझे काफ़ी चैनल्स के फ़ोन आने शुरू हो गए कि जी अब जवाब दें। फिर बैठ के जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जवाब ये है कि जी ये है जवाब कि हुकूमत ने ऐसे हाथ झाड़ लिए और अपनी मदद आपके तहत छोड़ दिया। अब वो भी देखें ना, अपनी मदद आप मेरे ख्याल में तो आईटी ऑब्वियसली मिनिस्ट्री भी है, लेकिन क्या उसमें उन लोगों को, स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो करें, तो आप क्या समझते हैं इनको किस तरह से ऐड करना चाहिए? क्योंकि अभी इतने सारे मसाइल हैं, ई-कॉमर्स के, आईटी के, इंटरनेट से रेलेवेंट इतनी चीज़ें हैं, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक़्त मेन आईटी के, ई-कॉमर्स के क्या मसाइल हैं जो बहुत की हैं और बड़ी आसानी से टैकल किया जा सकता है अगर वो आप जैसे लोगों को या वो उन कंसल्टेंट्स को ऐड करें अपने साथ जिनकी राय मैटर करती है फॉर दिस इंडस्ट्री। देखिए डॉक्टर बीरा, बात यह है कि स्टेक होल्डर्स को बिठाना चाहिए। मैं हर चैनल पे बैठ के ऑलमोस्ट यही बात करता हूँ, लेकिन इसमें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। ये सिर्फ होता है जब आपने वोट लेने होते हैं तब की बातें होती हैं, उसके बाद पेपर में प्लस माइनस होता है। मिनिस्ट्रियाँ ऐसे लोगों के हाथों में है शायद, विद ड्यू एक्सक्यूज़, कि जिनको पता ही कुछ नहीं है। अब अगर आईटी की मिनिस्ट्री है तो आईटी के बाकायदा स्किल्ड पर्सन को वो चीज़ होनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर की है तो उसको वो वही डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। मतलब इसको स्ट्रीमलाइन को नहीं करता, और मिनिस्ट्रियाँ स्पेशली बाँटी जाती हैं कि भई ये तेरी और ये तेरी। वो बाँट में तो फिर आपका मुल्क ऊपर नहीं ना आएगा। अब आप ई-कॉमर्स की बात करती हैं, तो जिस तरह इंटरनेट के हालात चले हैं पिछले दिनों में, और ये आगे चलने हैं, और उठा के यही हाँ जी। बोला गया है कि आने वाले 3 महीनों तक भी इंटरनेट ठीक आपको आपको पता है कितना नुकसान हो रहा है डेली के बेसिस पे? पर आवर जी। 21 मिलियन के जी, करीब नुकसान हम हो बिलियंस में जा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं जी $25 बिलियन का हमारे पास हदफ है। आप $25 मिलियन मज़ाक है कोई? और आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड है, ठीक है जी। अब देखें आपके जो है वो चाइना में उन्होंने उन्होंने भी वो भी प्रिकॉशंस लेते हैं, फायरवॉल उन्होंने भी लगाई हुई है। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो पहले सोचते हैं, प्लान करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा ये हम इम्प्लीमेंट पहले करते हैं, सोचते बाद में कि अब हो क्या रहा है। अच्छा जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, चाइना में भी बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चलते। गल्फ की बात की जाए तो वहाँ पर तो व्हाट्सएप भी नहीं चलता। जी। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने उसके अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस दी हुई हैं, वो नहीं है। के साथ उनकी एक सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी मेंटेन रहती हैं और आपका बिज़नेस या फिर अकाउंटेबिलिटी भी जो है मेंटेन रहती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान में कौन-सी ऐसी पॉलिसीज़ को आना चाहिए? क्योंकि अभी देखिए ना, टिकटॉक भी बैन हो गया है, इट्स ऑलरेडी बैन था ही। अब आगे वी डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट। अब तो हम किस तरह से बिज़नेस मॉड्यूल्स को कवर करेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया में तो इस वक़्त टिकटॉक इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ डिजिटल मार्केट। देखें अबीरा, बात ये कि आर्टिकल 19 आपको आज़ादी राय की वो देता है। लेकिन मैं लोगों को भी कहूँगा कि एज़ वेल एज़ द गवर्नमेंट भी अगर सख्ती करती है तो उसकी शायद मजबूरी बनती है, लेकिन इस तरह नहीं। दिस इज़ नॉट द वे कि आप वो लोगों के रास्ते भी रोक दें और उसके बाद कहें कि रास्ता रुक गया है, तो अब वो क्या करें? मतलब बैरियर्स नहीं आप लगा सकते, और ख़ास तौर पे आईटी के। अब फ्रीलांसिंग में इतना नुकसान हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट आपसे नाराज़ हो चुकी है। जॉब्स ले दी। वो जो फ्रीलांसर अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे, और एक तरफ आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं वो तो ही फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपने वो रास्ता भी रोक दिया। ब्रॉडबैंड भी उनका अपना, खर्चा भी अपना, स्किल्स भी अपनी, लैपटॉप भी अपना, बिजली भी अपनी, और वो आपके मुल्क को जीडीपी में उसको उठा रहे हैं। हाँ जी। सर पाकिस्तान जी, अंदर है। वो जीडीपी में हिस्सा डाल रहे हैं कि उसको उठाना है। अच्छा, डॉलर आते-आते रुक गया क्योंकि आपका जो है वो जितना आउटसोर्स हो रहा था काम, वो सारे भाग गए कि पाकिस्तान के तो एक तो पॉलिटिकल हालात ही नहीं थे, और उसके बाद जो है मज़ीद मोर ओवर के ये आपका ब्रॉडबैंड ही नहीं चलता, और फिर उनको हमसे ज़्यादा पता होता है कि हमारे इंटरनल हालात क्या है। अब आप 3 महीने कह रही हैं, ये 3 महीने के साल बन गए, तो आपका मुल्क तो गया। तो ऑलरेडी इट्स बीन 2-3 देखिए मंथ्स कि ये मामले चल रहे देखिए अमीरा, किसी मुल्क की तरक्की में और चीज़ों का भी तो एड ऑन्स है। मतलब आपका इन्वेस्टर कैसे आपके मुल्क में आएगा? चलें इस पे डिबेट कर लेते हैं। आपकी बिजली महँगी, गैस आपके पास है कोई नहीं, इंडस्ट्री आपकी तबाह, मैन्युफैक्चरिंग आप कर नहीं सकते,
आप बातें करते हैं जी हमने इसके उसको इकोनॉमी को ऊपर लेके आना है। आपकी इकोनॉमी कैसे ऊपर आएगी? जब आपकी बिजली महँगी है, आपकी इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, ठीक है? बड़े लेवल पे नहीं होगी। उन लोग जी, जो इन्वेस्टर्स हैं आपके पास डेलीगेशंस आते हैं या बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता है, वो क्यों सोचेगा? जब उसको पता होगा कि यार इनकी अपनी इंडस्ट्री बंद हो रही है और लोग यहाँ से निकल के दूसरे ममालिक को तरजीह दे रहे हैं। पहली बात ये समझने वाली है। ये सबसे अहम बात है, हर चीज़ की रूट है। आपका बिजली, आपकी गैस, आपके ऊपर के अखराजात, गरीब आदमी आपका मर चुका है। उसके पास परचेज़ पावर उसकी ख़त्म हो चुकी है। आईटी रह गई थी, आईटी पे आपने ब्रॉडबैंड का साँस घोड़ दिया, ठीक है जी। अच्छा चले फायरवॉल आपकी इंस्टॉल हो रही है, राइट है आपके पास। लेकिन उसकी मैकेनिज़्म बनाएँ, प्लानिंग करें। ऐसे थोड़ी है कि बस कह दिया और रातों-रात हो गया। मतलब सोचा बाद में और इम्प्लीमेंट जो है वो पहले कर दिया। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि जी फायरवॉल जो है वो आपके उस चीज़ को फ़िल्टर कर रहा है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं। अच्छा चलें आप सिक्योरिटी का तो चले हम कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए। अभी देखें कोई हवा चलेगी, पॉलिटिकल हवा चले, कुछ चेंजेज़ आए, सबसे पहले आपका नेट बंद होना है। अभी पिछले 1 हफ्ता जिस तरह हम प्रॉब्लम में रहे हैं, मतलब आपकी आईटी का बेड़ा ही गर्क हो गया। अभी हम लोगों का बेसिक जो कंसर्न है ना, वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को हमने इकोनॉमिकली किस तरह से मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेकिन हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस में इसकी वज़ह से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ई-कॉमर्स और आईटी फील्ड। जब आप टॉम एंड जेरी का खेल खेलते रहेंगे, तो फिर यही कुछ होना है। मुल्क टॉम एंड जेरी नहीं है। मुल्क के बारे में सोचें। मेरी मैं तमाम जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, मैंने सब देखी हैं। मुझे बता दें कि नंबर गेम्स होती हैं और प्लस माइनस है, सिंपल। और आईटी के साथ कौन सिंसियर है? आपका हमसाया मुल्क देखें कहाँ पहुँच गया है। हर माइक्रोसॉफ्ट में उनका हाथ, लेकिन हम ठीक है देख जी। भी इस गवर्नमेंट ने तो आईटी सिटी भी बनाई है और वहाँ पे बहुत कुछ बड़ी नई रेवोल्यूशन भी हो रही है। क्या कुछ हो रहा है? आप तो खुद इस ये क्या-क्या हो रहा है आप मिसाल दे देते हैं। जी आपको गाड़ी मैंने बड़ी खूबसूरत दे दी। आपके पास तो बहुत ज़बरदस्त मर्सिडीज़ है, लेकिन आपके पास पेट्रोल नहीं है। तो फिर आप शौक पूरा कर लें, बैठ जाएँ उसके स्टीयरिंग पे, अपने मुँह से आवाज़ें निकालनी शुरू कर दें, सोचें चल रही है। ऐसे ही है ना? यही जवाब है इसका। मतलब नॉन सीरियस एटीट्यूड। आईटी सिटी को क्या करना है? प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा काम कर रहा है और क्वालिटी के साथ कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने ही तो ये ऑब्वियसली प्रपोजल्स दिए हैं ये सब बनाने के लिए, तो उसके बाद आगे नहीं जा रही हैं ये चीज़ें। नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने प्रपोज़ल दी हैं, उनको सुनते नहीं, उनको समझते नहीं। मेरी मीटिंग्स हुई हैं काफ़ी, हर जगह हुई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता फ़िलहाल, लेकिन जब वक़्त आएगा मैं ज़रूर लूँगा। तो सबसे मीटिंग्स की हैं, बैठे हैं, बातचीत की है, लेकिन वो बातचीत पेपर में आकर फ़ाइल बंद हो गई, मिनट्स उसके बन चुके और मिनट्स गायब हो गए और हम इंतज़ार में हैं कि अभी कुछ ना कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन हो। जैसे आप प्रेसिडेंट भी हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन जी, तो ऑब्वियसली आपकी एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन ने अभी तक कुछ किया है, अचीव किया है? क्या मतलब आप लोगों की प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी है? बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है इस सब मुल्क को, इन आईटी एंड ई-कॉमर्स स्पेसिफिकली, ताकि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक स्टेबल स्टेज पर तो लेकर आएँ। देखिए जी, अभी हमारी एसोसिएशन का अलायंस भी है। अभी पाकिस्तान ई-कॉमर्स एसोसिएशन है, वो भी हमारे साथ है, हमारा अलायंस है। आपस में हम मिलके चलते हैं। ई-कॉमर्स में बहुत काम है। बिलीव मी इतना काम है कि जो स्टेट की ज़िम्मेदारी थी नौजवानों को, यूथ को देखें, यूथ बहुत बड़ी पावर है। आपकी बैकबोन है। किसी भी मुल्क की बैकबोन उसकी यूथ है। यस। ठीक है जी? और जो है मेरा बहुत बिलीव है वुमेन एम्पावरमेंट पे। बच्चियों के लिए आप करें, लड़कियों के लिए करें, ऐसी तो बड़ी अच्छी करता हूँ। देखिए जी, हमारे मुल्क में लड़कियों के लिए बहुत बड़ा मसला है। अब मोस्टली है देखना जी, है, बाहर भी देखना है। और फिर पाबंदियाँ भी देखनी है, फिर माहौल को भी देखना है, ठीक है ना जी? लॉ एंड ऑर्डर आपके मुल्क का वैसे ही खराब है, इकॉनमी आपसे चल नहीं रही, ठीक है जी? बिजली आप दे नहीं पा रहे और तहफ़्फ़ुज़ आप दे नहीं पा रहे, ठीक है बच्चियों को, तो वो कहाँ घर में महदूद हो गईं। अब घर में उनके पास था कि वो बैठ के फ्रीलांसिंग करती, डिजिटल मार्केटिंग करती, ई-कॉमर्स में काम करती। अब यकीन करें, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, इसका यूथ पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है, टैलेंट के हिसाब से और रिसोर्सेज़ में हम लोग 117 मुल्कों में से 88 नंबर पे हैं। रिसोर्सेज़ ही नहीं है। आप कहते हैं आपका आपका इंटरनेशनल मीडिया ये बोल रहा है, उसके स्टैट्स ये बोल रही हैं। और आप मी देखिए रिसोर्सेज़ ही नहीं है। हाँ, और पाकिस्तान की तो बेस्ट बात ये है कि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वही हमारी यूथ और ये किसी मुल्क की पावर ही बन सकती है अगर हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें। अच्छा, लेकिन आप अब हम बात तो कर रहे हैं कि ये सारे मसाइल हैं, इंटरनेट की हमने बात की है,
कुछ ऐप्स को बैन कर दिया जाता है वक्तन फवक्तन। मैं चाहूँगी कि आप, बिकॉज़ आप खुद एक्सपर्ट हैं, ये जिस तरह से इंटरनेट की बंदिश तो आती जाती रहती है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐप्स बैन भी की जाती हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि वीपीएन या इस तरह की जो ऐप्स हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ़ कोई मख़सूस वेबसाइट्स के लिए ही किया जाता है। आप किस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे कि वो अपने आप को वेल अवेयर रखें कि इनके क्या फ़ायदे हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ के नुकसान भी होते हर हैं। चीज़ के। ऐप को आप बैन कर देते हैं। अभी पिछले दिनों में आया कि जी वीपीएन बैन करने लगे हैं, फिर भी रजिस्टर करवाएँ। चले करवाएँ, उससे पहले करें क्या? उससे पहले हम जैसे लोग की खिदमात लें, हम वॉलंटरीली काम करने के लिए तैयार हैं। एक कैंपेन चलाएँ, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ, ठीक है जी? अवेयरनेस ज़रूरी है। जी, अवेयरनेस कैंपेन चलाएँ, लोगों को बताएँ, फिर उसके फ़वाइद और नुकसान और फिर उसका इम्प्लीमेंट करें। ऐसे नहीं कि बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब सो कॉल्ड जमहूरियत ही हुई ना, कि जी जमहूरियत कह दिया आपने, लेकिन अब आपने हुक्म दे दिया कि जी ऐसे करने, बैन हो गया, फिर कहा जी नहीं, जब दबाव आया तो कहा नहीं। मतलब आप इधर भी फंसते और आप इधर भी फंसते। असल चीज़ तो देखें ना वीरा, जब आपका इंटरनेट ही नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, 5G से आगे भाग रही है, सैटेलाइट की बातें हो रही हैं, हम इन कैदों से निकलने लगे हैं। कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है। अभी हमारे पास इंटरनेट छोड़ के मोबाइल भी ऐसे है कि अगर यहाँ कॉल आ जाए, हमें कमरे से बाहर निकल के जाके सुनना पड़ेगा। किधर है पीटी अथॉरिटी? वो क्या पाबंदियाँ लगा रही है? वो पाबंदियाँ नहीं देखते। वो देखें ना, सेलुलर कंपनीज़ जो हैं, उनको जाके वॉच करें कि क्या ये जो लोड डालने हैं अपने टावर्स पे, ये उसके मुताबिक है, एसओपीज़ के मुताबिक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या ख़्याल है वहाँ कहीं लिफ़ाफ़े तो नहीं चल रहे? खामोशी तो नहीं कराई जा रही? क्योंकि क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने एक पॉलिसी, गवर्नमेंट डेफिनेटली अवाम की फलाह बहबूद के लिए ही पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी गवर्नमेंट के ही। अभी कुछ होगा, पिछले दिनों में स्मोक आई है, ठीक है जी। आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं? घर में ज़्यादा बैठते हैं, स्कूलों में 100 दिन भी नहीं जाते। अभी आया जी। बहुत दिन भी नहीं, एक बड़े जी, अच्छे, एक मैंने देखा 78 डेज़ पूरे साल की। आगे सुने, आगे एक और हमारे से मुतल्लिका बात आती है आईटी की, कि जी ठीक है स्मोक आई। आपने पहले क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं की? हम चलते हैं दुआओं पे और अल्लाह ही बचा रहा है हमारे मुल्क को। तो दुआ की तो एकदम अल्लाह ने वो जो है सब कुछ पीछे कर दिया। टीचरों का और एजुकेशन जो कि अब जर्मनी में देखें, अगर आप कहते हैं, आप चेक पॉइंट पे जाते हैं, आप कहते हैं आई बिलॉन्ग्स टू ए एजुकेशन डिपार्टमेंट, या मुझे मेरा तलक एजुकेशनिस्ट हूँ मैं, वो आपको सैल्यूट करते हैं, चाइना फौज की तरह, के द मोस्ट हाइली पेड ठीक है? और टीचर्स। हमारे यहाँ क्या होता है कि स्मोक में आपने कोई दारा खोल दिया, तो हमारे यहाँ डाले में डाले भरे जाते हैं। और वही डाले जो भरता है, वो जो एसएचओ बैठा हुआ है या जो भी बंदा है, वो भी इन्हीं टीचरों से पढ़ के एसएचओ बना है। ये है उस्ताद की कदर इस मुल्क में। तो अब स्मोक आई, आपने कहा जी ऑनलाइन कर दें। अब मैं टॉपिक पे आने लगा हूँ। अच्छा, आप ऑनलाइन कैसे कर दें? आप ये भूल गए कि इंटरनेट तो है ही नहीं। अच्छा चलो, अगर इंटरनेट था भी, वो कौन-सा प्रॉपर चलता था पहले भी? और फिर दूसरी बात, एक और कहते हैं ना कि जी सिर्फ़ अमीरों के लिए तो नहीं है ना, गरीब क्या करेगा? वो भी गरीब का बच्चा जब स्कूल जाएगा, ले वो लैपटॉप कहाँ से लेगा? उसके घर में मोबाइल्स कहाँ से आएँगे? उसके पास अभी बिजली पूरी करने के लिए, गैस पूरी करने के लिए इंटरनेट जी, पैकेजेस कैसे करवाएँगे? कहाँ से करवाएगा? उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया। हाँ, और वो स्कूल में भी फीस दे रहे हैं। जी, अब देखिए ना, और फिर वो ऑनलाइन चलना भी नहीं, क्योंकि डिस्टॉर्शन आनी है। बहुत फिर डिस्टर्ब क्या होना है? एक और काम होना है, आपकी लाइट चली जानी है। कंसेप्ट। फिर पता लगना है जी यूपीएस की बैटरी नहीं थी। जिस गरीब आदमी के घर यूपीएस है ही नहीं, यानी वो अपने बच्चे को जाहिल बना दे, तो क्या इन पॉलिसियों के साथ मेरे मुल्क के नौजवान यूथ के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? ये बता दें कि बिजली आपके पास नहीं, ब्रॉडबैंड आपके पास नहीं, हवा चले, स्मोग आए या कुछ भी हो, या कोई सियासी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, मसाइल आ जाएँ, स्कूल बंद कर दें, इंस्टीट्यूशंस बंद कर दें। यानी तालीम को बंद करें और बाकी ना बंद करें। जैसे बच्चों की इस वजह से स्मोक हो रही थी। बच्चों के मुँह से धुएँ तो नहीं ना निकलते थे, देखा जाए तो। असल वो था क्या? असल था ये कि ये सोए हुए थे। ये थे तकिया लेके सो गए थे, और इनको लोरी देते थे ना, वो बचपन में माएँ देती थी, "सो जा बटुआ मानो बिल्ली आई आ।" तो ये वो हिसाब था इनका हमारे साथ। लेकिन अब तो जो इन्होंने सबको सुला दिया, और जब एकदम से स्मोक आई, इनको नहीं पता हर साल होता है। उससे पहले अरेंजमेंट्स करें, किधर अपनी अज़ाइशें कम करें, अपने वुज़रा के साथ जो इतने और लगाए हुए हैं, जो अय्याशियाँ होती हैं, उनको हर गवर्नमेंट कम करे। सिर्फ़ मैं इनको नहीं कह रहा, एवरी गवर्नमेंट वो आने जब लगती है तो वो वादे यही करती है, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, और उसके बरक्स चलते हैं। प्रोटोकॉल को भी देखें, वो प्रोटोकॉल का लोड किसके ऊपर है?
आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरी आवाम के ऊपर है। एक टाइम था जब एक बच्चा जब पैदा होता था तो 90,000 से 1 लाख रुपया मकरूज होता था IMF का। अब बताएं मुझे आप, इन्फ्लेशन भी डाल लें, अब तो 3-4-5 लाख कर ले। तो पहले लोग यही कहते थे कि एक बच्चा जो पैदा हो रहा है उसमें 20 ये तो पाकिस्तान में तो पैदा होना जुर्म हो गया ना। क्या करें आप? आपको पता है पासपोर्ट ऑफिस में डेली 50,000 पासपोर्ट बन रहा है। ये किधर जा रहे हैं? सब बाहर जा रहे हैं, वो आपकी एक तो ट्रेन हो रहा है आपका सारा। आपका टोटल ब्रेन जो पाकिस्तान का था वो ड्रेन हो चुका। वो बाहर जाते हैं, वो उनको पिक करते हैं। क्वालिटी तो निकल गई है ना आपकी। अब तो आपके पास वही बचे हुए हैं जिनके पास यहाँ पे पोटेंशियल सोर्सेज। अच्छा, इस पे भी मैं चाहूंगी कि आप जरूर बात करें। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, इस पे दो राय आती है कि पाकिस्तान से पिछले साल भी बहुत सैकड़ों की तादाद में लोग गए बाहर, इस साल भी, और मेजॉरिटी जो है वो स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर जॉब्स की तरफ गए हैं पूरी दुनिया में, दे मूव आउट। अब उसमें दो तरह की राय आती है। एक कहते हैं जी कि ये अच्छा ही हुआ है, अगर अभी गए हैं तो इन्होंने रेवेन्यू जो है या अपनी फैमिलीज को जो पैसे भेजने हैं वो तो इन्होंने यहीं भेजने हैं, तो आने वाले 5-10 सालों में ये अच्छा ही होगा। फिर एक कैटेगरी ये है, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान से बाहर गए ही वो लोग हैं जिनके अंदर वो पोटेंशियल स्किल्स नहीं थे जो इस मार्केट में पाकिस्तान में ना रह पाए, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग तो हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड, दे आर मूविंग ऑन। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं कि वो ठीक है? 3 जवाब है। एक है लेबर तबका, वो तो शुरू से जा रहा था। आपके मुल्क में क्या है, अगर वो लेबर कोई करे तो इतना, और बाहर जाएगा रियाल लेगा या दिरहम लेगा या कुछ भी लेगा, तो वो जब मल्टीप्लाई करेगा और अपनी रिहाइश भी देखेगा तो पाकिस्तान में उनको पालेगा। अच्छा, आप समझते हैं कि वो डायरेक्ट पैसे भेज रहा है? पहले तो ये सवाल करें ना, वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, चलें कर ले, रेटिंग निकाल लें इसकी भी, बहुत कम है ही नहीं। लेबर ठीक है। दूसरी बात ये है कि आईटी की क्रीम आपकी बाहर जा चुके हैं। आपके क्रीम डॉक्टर्स, आपकी एलीट पढ़े लिखे बंदे, वो कितने की पेट्रोटिक निकाल लेंगे? मैं कहता हूँ, अक्सर कहता होता हूँ, देखिए जी, मैं अक्सर कहता होता हूँ, जब लोग कहते हैं ना हमें मुल्क ने क्या दिया, हमें इन लोगों ने क्या दिया, तो मैं कहता हूँ ये सोचें हमने मुल्क के लिए क्या किया। ये बड़ी बात है। यानी हम, खुद भी मैं, आप, तमाम सियासी लोग, जिससे मुल्क है तो मैं हूं ना। तो अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूं। तो वो लोगों की तादाद अब बढ़ गई है जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि शायद अब इस मुल्क में फ्यूचर नहीं है। इसलिए पासपोर्ट ऑफिस में आप देखिए, मैं आपको सही बता रहा हूं कि डेली का 50,000 पासपोर्ट जमा हो रहा है, और इनके पास पासपोर्ट को प्रिंट करने का पेपर नहीं था पिछले दिनों में। अब समझे इतने लोगों में कौन आ गए? लेबर भी आ गई, आपकी क्रीम भी आ गई। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। वो सोच रहे हैं शिफ्ट कर लो, इमिग्रेशन ले लो, लोग प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं कि अब नो मोर टू लिव इन पाकिस्तान, क्योंकि होप खत्म हो चुकी है, नजर नहीं आ रहा। देखिए ना जी, आपकी बिजली इतनी महंगी हो गई है हमें हर अबीरा, सामने रखना पड़ेगा ना, बिकॉज विदाउट दैट चीजें बड़ी आप चले नहीं पाते। बिल्कुल हमारे घर कहाँ चल पा रहे हैं? अब देखें, एक दौर था जब एक कमाता था, 5 4 5 बैठ के खाते थे। पूरा घर खा लेते, पूछे लेकिन अब जो है, अब पूरा घर भी कमाता है ना, तब भी एंड ऑफ द मंथ कोई ना कोई इश्यूज हो रहे हो, इश्यूज हो रहे हो, कोई किसी को हेल्थ इशू आ गया तो मसला। अगले सोचते हैं कि यार चलो कहीं भी नहीं है, मिडिल ईस्ट ही चले जाओ, वहां कोई छोटा मोटा काम कर लो तो बेहतर पैसे मिल जाएंगे, तो हमारी सारी मैन पावर चलेगी बाहर। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट बेसिकली डाउन होने की एक बड़ी वजह है ही ये कि हम ब्रेन ड्रेन की तरफ चले गए। लेकिन काशिफ साहब, आपके साथ इतनी अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन रही है। वैसे तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आई रियली वांट कि हम आपके साथ ना इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा। अब एक चीज और कहूँ, जरूर जरूर। वो ये कि आपका अमेरिका में रिसेशन है, मैं इसको बड़े मुख्तलिफ अंदाज में लेता हूँ और रिकन्फर्म करके कर रहा हूँ आपको। मैंने वहाँ कंफर्मेशन की है इस चीज़ की, स्टेटमेंट देने से पहले मैंने कहा जी आपकी अमेरिका में रिसेशन है क्या, इसका एक ऐड ऑन कर रहा हूँ, एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है, छोटा सा, वो ये कि गोरे भी काम आउटसोर्स कर रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ वो काम कराएं, मिसाल के तौर पे उनको $5,000 का पड़ता है, सारा काम आउटसोर्स करने के लिए वो रेडी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो $5,000 वाला काम जो वहाँ होगा वो आपके मुल्क में या मेरे एशिया में आएगा, श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश आएगा, इंडिया जाएगा, तो हम लोग वो 800 500 हज़ार में कर देंगे। उनकी बचत हो रही है। बिल्कुल ऐसी। तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर के भी मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आउटसोर्स किया जा रहा है। आप समझें कि नेट और ऑनलाइन की दुनिया ने हमें दुनिया को हाथ में ऐसे पकड़ा दिया, ये अब हम पर है
कि मैं हमने उसको यूटिलाइज करना है या नहीं कर। लेकिन आपके साथ कॉन्वर्सेशन तो अच्छी रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप फिफ्थ पिलर ग्रुप के बारे में भी कुछ बताएं। जिस तरह से आप एक इतनी अच्छी एसोसिएशन रन कर रहे हैं और आईटी के जो मसाइल हैं उनमें आप हर जगह पर पेश पेश नजर आते हैं, कोई भी बात करनी हो तो आप फिफ्थ पिलर ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरी बड़ी क्या करें वो क्या बहुत नेक तमन्नाएं हैं जो मैंने देखा है। इनका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ इनिशिएटिव आप जो लेते हैं अगर वो अच्छा है तो इंशाल्लाह उसका रिजल्ट ज़रूर आता है। तो ये जो आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक आवाज़ है जो हुक्मरानों तक पहुँचे, और इस तफस्सुस से, इस आप लोगों के रेफरेंस से जो पब्लिक को सुनने को मिलता है और जो शऊर मिलता है, अवेयरनेस मिलती है, अवेयरनेस से बड़ी बात कोई नहीं है। और इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि मशवरा सुन्नत है और ये अमानत है। ये अमानत है। सुन्नत भी है? इसको ट्रांसफ़र करें, इल्म को ट्रांसफ़र करें। बिल्कुल ऐसे तो ही। आज क्योंकि देखिए ना, फिर वही बातें आ जानी हैं, दोबारा चल पड़ेंगी कि बंदिशें ट्विटर पे लगा दी, इस पे लगा दी। मतलब आपके पास नहीं है कि आप कहीं पे कोई मशवरा दें, या मैं चाहता हूँ पॉजिटिव दें। हाँ, मेरा उन लोगों से भी इख्तलाफ है जो कि गलत प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ पे काम करते हैं नेट के ऊपर। एक उसका मैकेनिज्म क्रिएट करना की चाहिए। वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस। सर, उनको पकड़ना चाहिए ना, हाँ, बिल्कुल। ना कि वो कि जिसकी वजह से सबके रास्ते बंद हो जाएं। बिल्कुल। आप बैरियर लगा रहे हैं तो बैरियर में सिर्फ चोर को पकड़ना है, सबको लाइन हाजिर करके जेल नहीं भरना। फर्क है। बहुत बहुत बेहतरीन आपने बात की है। बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमारे शो पे आने वाले जो सीईओज हैं, उनको देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं। कोई एक लाइन में मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, अगर वो भी स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी बिजनेस दुनिया के किसी भी हिस्से में, कभी शेयर। देखिए जी, जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। मैं दिली तौर पे चाहता हूँ कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, आई एम देयर फॉर एवरीबॉडी। मेरा मशवरा, मेरी दुआएं उन स्टार्टअप्स के लिए, उन बच्चों के लिए, उस यूथ के लिए। मैं अभी भी कहूँगा, हार मत मानो। हाँ, अंधेरा है ज़रूर, लेकिन दिन भी आएगा। देर है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका काशिफ़ साहब, आप हमारे शो पर आए। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात दोबारा भी होगी एंड आई रियली विश एंड होप कि जिस तरह से आप पूरे एक मुहिब्बे वतन की तरह अभी तक काम कर रहे हैं, आप आगे भी इसी तरह से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, सोसाइटी के लिए यूँ ही काम करते रहेंगे। और आपने देखा हमारे साथ मिस्टर काशिफ इफ्तिकार मौजूद थे। वैसे तो वो चेयरमैन हैं ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस के, और उसके साथ ही साथ वो प्रेज़िडेंट भी हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के। लेकिन उनका आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू सुना है वो बड़ा मुख्तलिफ है। आम लोग इस तरह से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह यही होती है बिकॉज़ दे हैव सो मेनी बैगेजेस इनसाइड। और आप जब तक अपने काम के साथ खुद मुखलिस नहीं होते, जब तक आप अपनी फील्ड के साथ, अपने इर्द-गिर्द के इकोसिस्टम के साथ मुखलिस नहीं होते, तब तक आप उसका हल नहीं ढूँढ सकते। और यही आपको भी करना है, आपको भी सीखना है। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान डॉक्टर वीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने और इर्द-गिर्द तमाम लोगों का बहुत ख़्याल रखिए। पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप को इसी तरह से फ़ॉलो करते रहिए। आपका और हम सबका अल्लाह हामी या नासिर।